हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे। आज हम अपनी इस नई वीडियो में सीखेंगे मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, काले धन को कैसे एक नंबर का धन बनाया जाता है। तो बने रहिए द अनुज के साथ। हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। तो आइए जान लेते हैं मनी लॉन्ड्रिंग की परिभाषा। मनी लॉन्ड्रिंग की परिभाषा क्या होती है। मनी लॉन्ड्रिंग से तात्पर्य अवैध तरीके से कमाए गए काले धन को वैध तरीके से कमाए गए धन के रूप में दिखाने से होता है। मनी लॉन्ड्रिंग अवैध रूप से प्राप्त धनराशि को छिपाने का एक तरीका है। मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से धन ऐसे कामों या निवेश में लगाया जाता है कि जांच करने वाली एजेंसियां भी धन के मुख्य सोर्सेस का पता नहीं लगा पाती हैं। जो व्यक्ति धन की हेराफेरी करता है उसको लॉन्ड्रर कहा जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग में अवैध माध्यम से कमाया गया काला धन सफेद होकर अपने असली मालिक के पास वैध मुद्रा के रूप में लौट आता है। अब आता है मनी लॉन्ड्रिंग पैसे की प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग पैसे की प्रक्रिया में 3 चरण होते हैं। नंबर 1 प्लेसमेंट, लेयरिंग, एकीकरण। तो जानते हैं सबसे पहले प्लेसमेंट के बारे में। आइए मैं आपको बताता हूँ प्लेसमेंट क्या होता है। पहला चरण के अंतर्गत नकदी के बाजार में आने से है। इसमें लॉन्ड्रर अवैध तरीके से कमाए गए धन को वित्तीय संस्थानों जैसे बैंकों या अन्य प्रकार के औपचारिक या अनौपचारिक वित्तीय संस्थानों में नकद जमा करता है। नेक्स्ट है पॉइंट है लेयरिंग। लेयरिंग क्या होता है। मनी लॉन्ड्रिंग में दूसरा चरण लेयरिंग धन छुपाने से संबंधित है। इसमें लॉन्ड्रर लेखा किताब यानी बुक ऑफ अकाउंटिंग में गड़बड़ी करके और अन्य संदिग्ध लेन देन करके अपने असली आय को छुपा लेता है। लॉन्ड्रर धन राशि को निवेश के माध्यम से या साधनों से जैसे कि बॉन्ड, स्टॉक और ट्रैवलर्स चेक या विदेशों में अपने बैंक खातों में जमा कर देता है। यह खाता अक्सर ऐसे देशों की बैंकों में खोला जाता है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी अभियानों में सहयोग नहीं करते हैं। अब आगे चलते हैं। अब आता है हमारा तीसरा चरण यानी एकीकरण, इंटीग्रेशन। यह मनी लॉन्ड्रिंग प्रक्रिया का अंतिम चरण है। इस प्रक्रिया के माध्यम से बाहर भेजा पैसा या देश में खपाया गया पैसा वापस लॉन्ड्रर के पास वैध धन के रूप में आ जाता है। ऐसा धन अक्सर किसी कंपनी में निवेश, अचल संपत्ति खरीदने, लग्जरी सामान खरीदने आदि के माध्यम से वापस आता है। मनी लॉन्ड्रिंग में कौन कौन सी गतिविधियां शामिल की जाती हैं। जानते हैं कौन कौन सी गतिविधियां इसमें शामिल होती हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग करने के कई तरीके हो सकते हैं, जिनमें से एक सबसे अहम है फर्जी कंपनी बनाना। सबसे अहम है फर्जी कंपनी बनाना, जिन्होंने सेल कंपनियां भी कहा जाता है। फर्जी कंपनियों को सेल कंपनियां भी कहा जाता है। सेल कंपनियां एक वास्तविक कंपनी की तरह ही एक कंपनी होती है, लेकिन वास्तव में इसमें कोई संपत्ति नहीं लगी होती है और ना ही इनमें वास्तविक रूप में कोई उत्पादन कार्य होता है। दरअसल यह सेल कंपनियां केवल कागजों पर ही अस्तित्व में होती हैं, वास्तविक की दुनिया में नहीं होती हैं। हालांकि लॉन्ड्रर इन कंपनियों की बैलेंस शीट में बड़े बड़े लेन देनों को दिखाता है। कंपनी के नाम पर लोन लेता है, सरकार टैक्स में छूट लेता है, आयकर रिटर्न नहीं भरता है और इन सब फर्जी कामों के माध्यम से वह बहुत सा काला धन जमा कर लेता है। यदि कोई थर्ड पार्टी वित्तीय अभिलेखों की जांच करना चाहती है तो तीसरे पक्ष को धन के स्रोत और स्थान के रूप में जांच को भ्रमित करने के लिए झूठे दस्तावेजों को दिखा दिया जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग के अन्य तरीकों में शामिल है किसी बड़े मकान, दुकान या मॉल को खरीद लेना,
लेकिन कागजों पर उसकी कीमत कम दिखाना, जबकि उस खरीदी गई संपत्ति की वास्तविक बाजार कीमत कहीं ज़्यादा होती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कम देना पड़े। इस प्रकार चोरी के माध्यम से भी काला धन जुटाया जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग इन रियल एस्टेट। एक अन्य तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग तब होती है जब लॉन्ड्रर कई माध्यमों से अपना धन ऐसे देशों में बैंकों में जमा कर देता है जहां उसके खाते की जांच का अधिकार किसी अन्य देश की सरकार को नहीं होता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण स्विट्जरलैंड है, जहां पर बड़ी संख्या में भारतीयों का काला धन जमा है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग से कमाया गया है। अब जानते हैं हम भारत में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए क्या कानून है। भारत में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए क्या कानून है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। भारत में मनी लॉन्ड्रिंग कानून 2002 में अधिनियम किया गया था, लेकिन इसमें 3 बार संशोधन किया गया। 2005 में, 2009 में और 2013 में 3 बार संशोधन किया जा चुका है। 2012 के आखिरी संशोधन को 3 जनवरी 2013 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली थी और यह कानून 15 फरवरी को लागू हो गया। PMLA संशोधन अधिनियम 2012 ने अपराधों की सूची में धन को छुपाना, कंसल्टमेंट अधिग्रहण, एक्विजिशन कब्जा और पोजीशन और धन का क्रिमिनल कामों में उपयोग, यूज और प्रोड्यूस ऑफ क्राइम इत्यादि को शामिल किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA 2002 में RBI, सेबी और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDA को PMLA के तहत लगाया गया है और इसलिए इस अधिनियम का प्रावधान सभी वित्तीय संस्थानों, बैंकों, म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियों और उनके वित्तीय मध्यस्थों पर लागू होते हैं। उपरोक्त लेख के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया काफ़ी जटिल और चालाकी भरी है, जिसको रोकने के लिए सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भुगतान के लिए का विकास करना चाहिए।